गुड इवनिंग एवरीवन। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ये डेली डिस्कशन की बजाय मैं वीकली डिस्कशन शुरू कर दूँ। इससे क्या है कि आपका थोड़ा सा फायदा होगा कि एक टाइम बचेगा। उससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट पर हम ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। और वीकली के अंदर ये है कि आप एक साथ में उसको पूरा वीक का एक साथ में कंपाइल करके और एक कंपाइलेशन टाइप में, देखो मंथली तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मंथली की सीरीज के मैगजीन वगैरह इसकी बात है ना, मैं इसीलिए आपको मना करता हूँ। मंथली मैगजीन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो सकती है। उसके अलावा आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मंथली मैगजीन भी दे पाऊंगा। अब यदि मैं वीकली लेके आता हूं तो मुझे 4 वीक का एक साथ में करना होगा, और मंथली मैगजीन है मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं मंथली मैगजीन की गारंटी दे रहा हूं, यदि मैं वीकली लेके आता हूं तो हम मंथली मैगजीन भी साथ में आपको देंगे। ठीक है। और आपका जो फायदा है, टाइम बचना, इंपॉर्टेंस है, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। और मेरा पर्सनल ये है कि मैं बहुत ज़्यादा पजल्ड हो रखा हूँ इन चीज़ों के अंदर, कि भाई जैसे मैनेजमेंट वगैरह करना, या फिर इसके अलावा जैसे इकोनॉमी वगैरह के लेक्चर वगैरह, या फिर उसके साथ में नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने, क्वेश्चन बैंक वगैरह ये तैयार करनी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारी क्या है, छोटी सी टीम है, और उसके साथ में हम कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में जुड़ने की, आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मैं एफर्ट वगैरह कहीं और ज़्यादा लगाऊंगा तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो हम क्या है कि छोटी टीम के साथ में आपके लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ही मुझे दूसरी चीज़ों के अंदर ज़्यादा टाइम चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या है कि वीकली यदि करूंगा तो उसमें थोड़ा सा मेरा फायदा है। ठीक है। और फिर उसके बाद में देखो, लेक्चर कितना भी 1-2 घंटे 3 घंटे कितना भी हो, यदि वीक के अंदर आ रहा है तो आपको ये आप कंफर्म रहो कि मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि उसको कम से कम रखूं। और डिटेलिंग ये है, जो जिस तरीके से हम डेली कर रहे हैं उसी तरीके की हम डिटेलिंग करेंगे। और जो पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ है उनको भी कवर करेंगे। कितना भी लंबा हो जाए, लेकिन आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अभी तक भी कोई भी प्लेटफॉर्म वाला ऐसे इस तरीके से होलिस्टिक तरीके से पीआईबी का डिस्कशन नहीं करवा रहा है। और आगे भी वीकली है उसके अंदर भी मैं यही कोशिश करूंगा कि कम से कम मिनिमम टाइम के अंदर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। और दूसरी जगह यदि दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। और उसके लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अभी तक जैसा हम कर रहे थे उसी तरीके से आपको मिलती रहेंगी चीज़ें। ठीक है। तो आप यदि मेरे लिए, मेरे साथ में यदि ऐसे है कि पॉजिटिव यदि आप विचार रख रहे हो तो आप लाइक कर सकते हो। और डिसलाइक कर रहे हो तो उससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि आप डिसलाइक करके या लाइक करके मेरे को जरूर बताना। उससे मैं क्या थोड़ा सा आइडिया लगाऊंगा कि काउंट करके कि आपके विचार क्या है। ठीक है। तो जो लाइक नहीं कर रहे हैं वो डिसलाइक जरूर कर देना। कमेंट वगैरह करने की आपको जरूरत नहीं है, उससे मैं थोड़ा सा आइडिया लगा लूंगा। ठीक है। प्लस और माइनस वाले, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। अब देखो, हमारा 15 अगस्त के लिए वो चल ही रहा था ऑफर, अभी तक चालू है वो, फ्रीडम 20 करके है। और आप हमारी ऐप है स्टडी विडीज है, यहाँ पे जाके और काफ़ी सारे कोर्सेज हैं वो अवेल कर सकते हो, देख सकते हो। हिंदी लिटरेचर हो गया, आंसर राइटिंग है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जो कोर्सेज हैं हमारे वो चल रहे हैं। और आप हमारी ऐप पे विजिट करके कर सकते हो। और देखो, आज पहला जो आर्टिकल है ये लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक डेटा बैंक है, इसके बारे में है। देखो, लॉजिस्टिक के बारे में आपको पता है कि इंडिया है जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो वर्ल्ड बैंक की आती है, तो उसके अंदर थोड़ा सा काफ़ी पीछे चल रहा है। और लॉजिस्टिक एक जगह से दूसरी जगह पर माल वगैरह ले जाना लाना, और उसको क्या है कि ट्रैक वगैरह करना, इन सब चीज़ों के अंदर इंडिया की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी अच्छी नहीं है। कि भाई लॉजिस्टिक है तो वो कम से कम सस्ते माल जो साधन के अंदर वहाँ तक पहुँच सके एक जगह से दूसरी जगह। मान लो इंडिया से लेके और जापान कोई हम कोई शिप वगैरह भेज रहे हैं। अब क्या है कि उसकी ट्रैकिंग वगैरह करना, ये सब करना, इसके अंदर लॉजिस्टिक डेटा बैंक है कि कितना टाइम लग रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ से जापान जाने के अंदर 13 दिन लग रहे हैं, तो 13 दिनों का वो पूरा ट्रैक वगैरह बताएगा। और अभी लॉजिस्टिक डेटा बैंक है, तो इसका क्या है कि 2.0 करके एक और प्लेटफॉर्म आया है। तो इसके अंदर तो पूरे तरीके से जैसे समुद्र के अंदर भी ये चीजें हैं, तो उनका भी पता चल जाएगा कि यहाँ तक मेरा जो कार्गो वगैरह था, ये शिप है तो यहाँ तक पहुंच चुका है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर और क्या दे रखा है। देखो, पहली बात है, लॉजिस्टिक डेटा बैंक क्या होता है। देखो, 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया था। और आयात और निर्यात, एक्जिम कंटेनर है तो उनको ट्रैक करने का काम है ना इसके अंदर होता है। जो कंटेनर वगैरह होते हैं, कार्गो वगैरह होते हैं, उनको ट्रैक किया जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि 100% विजिबिलिटी है, कि मतलब सारी चीज़ों की जो जितने भी टैंकर वगैरह आ रहे हैं तो उनकी पूरों की है ना ट्रैकिंग वगैरह ऐसे की जाती है। अब क्या है, लॉजिस्टिक डेटा बैंक है, उसमें प्रयुक्त प्रौद्योगिकियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, तो उनका यूज में लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे RFID का यूज में लिया जाता है। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसका यूज में लिया जाता है। बिग डेटा है इसका। और क्लाउड जो टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह ये सब है, तो और क्लाउड स्टोरेज टाइप में, तो इन सब की यूज में लिया जाता है इसके अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे 2.0 है, इसको और लेके आए थे सरकार अभी सितंबर 2025 के अंदर
लॉजिस्टिक डेटा बैंक है, तो ये 2.0 है, इसको लॉन्च किया गया था, इसका अपग्रेडेड वर्जन है। अब क्या है कि पहले तो क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के अंदर कब चला था और कब कहाँ पहुंचा है, या फिर किसी बंदरगाह वगैरह पे वो आपका माल वगैरह कंटेनर वगैरह रुका हुआ है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया रह जाता था। लेकिन अब क्या है कि जैसे समुद्र के अंदर सैटेलाइट वगैरह से भी है ना आप इसको ट्रैक कर पाओगे, और उच्च समुद्री ट्रैकिंग, हाई सी ट्रैकिंग वगैरह इसके अंदर होगी। और इसमें क्या है कि जैसे मतलब गहरे पानी के अंदर भी यदि आपका कंटेनर वगैरह है तो वो भी वहां तक भी पहुंच सकते हैं। अब देखो इसका संचालन कौन कर रहा है, NICDC, ये लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड है ये, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है NLDSL, ठीक है। ये है, ये इसको मैनेज कर रहा है, ये एजेंसी है मैनेज करने वाली, ये एजेंसी का नाम है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। अब देखो कि इसका संयुक्त उद्यम किसका है, ये संयुक्त उद्यम है भारत सरकार का और जापानी IT कंपनी है एक NEC कॉर्पोरेशन, इन दोनों का एक संयुक्त उद्यम है। और ये क्या है कि थोड़ा सा ये प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, ये भी थोड़ा सा कई कई जगह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जापान के साथ में हम कर रहे हैं कोलेब्रेशन, तो इसलिए तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। किस किस का है ये, NLDSL है, ये जापान का है और भारत सरकार का, इन दोनों का है। अब इसका महत्व वगैरह क्या है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर हम थोड़ा सा अच्छे हो जाएंगे, और प्रतिस्पर्धा वगैरह है तो उसके अंदर वृद्धि हो जाएगी, हमारा लॉजिस्टिक है तो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा, ये सब इसके फायदे होंगे। अब देखो अगला आर्टिकल है ये, फ्यूचर स्किल प्राइम, उभरती प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए एक कार्यक्रम वगैरह ये चल रहा है। ये क्या है, फ्यूचर स्किल प्राइम। अब क्या है कि जैसे कौशल विकास है तो उसके लिए भारत सरकार बहुत सारे अलग अलग काम कर रही है, और इसी कौशल विकास के क्रम के अंदर सरकार ने क्या है कि फ्यूचर स्किल प्राइम है, जो आने वाली प्रौद्योगिकियां जैसे AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर मशीन लर्निंग है, या फिर IoT है, इन सब के अंदर जैसे ड्रोन वगैरह टेक्नोलॉजी होगी, जो भी अच्छी अच्छी चीजें जो फ्यूचर में स्किल वगैरह है, तो ऐसे कार्यबल को तैयार करने के लिए सरकार ये कार्यक्रम लेके आई है, ठीक है। अब इसके अंदर काफी सारे पैसे वगैरह लगाए जा रहे हैं, ये सब इसके अंदर बता रखा है आपको। यदि जनांकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में कोई क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, या फिर कौशल विकास के अंदर कोई क्वेश्चन आता है, तो इस सारी चीज को आप ना लिख सकते हो, इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो कि फ्यूचर स्किल प्राइम है, ये क्या काम आ रहा है और हम इसको कैसे यूज में ले रहे हैं, ये सब तो हम डिटेल के अंदर बढ़ेंगे, लेकिन आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिख दोगे तो भी काफी है। अब देखो ये पहली बात है, फ्यूचर स्किल प्राइम है तो ये मैटी है ना, मंत्रालय है हमारा, और नेस्कॉम है, नेस्कॉम ये संस्था है, तो इन दोनों का एक संयुक्त पहल है ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, फ्यूचर स्किल प्राइम है। अब इसमें देखो AI, IoT, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीजें, ये प्रौद्योगिकियां हैं, इनके अंदर क्या है प्रशिक्षण वगैरह लोगों को दिया जाएगा, जो पेशेवर हैं उनको भी दिया जाएगा, और जो युवा वगैरह हैं उनको भी दिया जाएगा, जो मतलब कौशल विकास सीखना चाहते हैं उनके लिए। अब क्या है, लक्ष्य क्या है कि भारत को अत्याधुनिक डिजिटल प्रतिभा है, तो उसके आधार पर देश को है ना कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए ना ये काम किया जा रहा है। अब फ्यूचर स्किल प्राइम पोर्टल है, ये पोर्टल है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है कि इस पे क्या है कि 500 से ज्यादा पाठ्यक्रम वगैरह मौजूद हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए, 500 से ज्यादा, ठीक है। और ये वास्तविक रोजगार की जरूरत है ना, आज के टाइम पे कौन कौन सी रोजगार हैं, आज क्या है कि अभी क्या है कि जैसे पुराने जो रोजगार थे, रोजगार के साधन थे वो खत्म हो चुके हैं, हाथ का जो स्किल था वो थोड़ा थोड़ा ऐसे है कि मशीनें वगैरह हैं वो काम करने लगी हैं, तो अब क्या है कि वास्तविक रोजगार की जरूरतें हैं उनके अनुरूप होना चाहिए। और इसका एक टैगलाइन है, पहुंच जाए कहीं भी कभी भी, एनी टाइम एवरीवेयर, मतलब ऑनलाइन एक्सेस है तो वो कहीं भी ना आप इसके पाठ्यक्रम वगैरह की ऑनलाइन एक्सेस ले सकते हो। तो ये था फ्यूचर स्किल प्राइम के बारे में। अब देखो इसके अंदर सिर्फ एक अच्छी चीज बता रखी है, बाकी आपको ध्यान नहीं देना है आगे वालों में। देखो प्रमाणित अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी वगैरह है इसके अंदर जुड़े हैं जो कौशल विकास सीखना चाहते हैं, उनका 41% महिलाएं हैं इसके अंदर, और 86 है वो, अच्छा Tier 2 और Tier 3 है, सॉरी, तो 41% तो Tier 2 जो शहर हैं उनके अंदर, और Tier 3 शहर है उनके अंदर 86% महिलाएं हैं, मतलब महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत ज्यादा है। तो आप कहीं महिलाओं के बारे में भी एग्जाम्पल लिखना चाहो तो फ्यूचर स्किल प्राइम वगैरह इसके अंदर आप लिख सकते हो कि ये है फ्यूचर स्किल प्राइम है और इसके अंदर इतने इतने % महिलाएं हैं, तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। उसके बाद में देखो संसाधन केंद्र वगैरह ये सब हैं, ये आपके काम के नहीं है, जो काम का था वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो MMDR एक्ट मैंने बताया था, हम लास्ट क्लास के अंदर MMDR एक्ट है उसके बारे में बात कर चुके हैं कि अभी संशोधन विधेयक आया था उसके बारे में बात की थी। अब क्या है कि सरकार ने थोड़ा सा कि राज्यों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि राज्य ऐसे बता रहे थे कि हमारे मतलब जो संसाधन वगैरह है या फिर हमारे जो अधिकार है उनको छीना जा रहा है, तो उसके लिए क्या है सरकार ने थोड़ा सा बताया है कि हम ऐसा नहीं है कि आपके पूरे संसाधन वगैरह ऐसे यूज में ले रहे हैं, और आपके जो अधिकार है उनमें कमी नहीं की जाएगी इस एक्ट के तहत। तो देखो अधिकारों पे क्या प्रभाव होगा इसके बारे में बता रखा है, जैसे इसमें क्या है कि अधिकारों या उनके द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों को समाप्त नहीं करेंगे, ठीक है। जो हम कर वगैरह यदि राज्य कोई एकत्र कर रहे थे तो उनको खत्म नहीं करेंगे हम इतना है कि आपकी जो
पावर्स थी उनको थोड़ा सा है ना हमारी तरफ खींच के और इनको बराबर कर रहे हैं। जो मतलब कर वगैरह व्यवस्था थी तो अलग अलग राज्यों के अंदर कर व्यवस्था अलग 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 थी। बहुत सारे टैक्सेस हैं वो अपने स्तर पे लगाए जाते थे, उनको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। हर एक राज्य के अंदर टैक्स टैक्स सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा बस। ठीक है, हमारे अधिकार हैं वो ज्यादा नहीं होंगे। अब देखो वर्तमान में कुल कर है उनका वैधानिक भुगतानों का लगभग 90% हिस्सा है राज्यों को प्राप्त होता है ना। मतलब 90% हिस्सा तो टोटली सारा राज्यों को ही जाता है। और जो लघु माइनर मिनरल है जैसे लघु खनिज है तो ये भी राज्यों का अधिकार है, तो वो अधिकार इनका ही रहेगा। कहीं भी है ना भारत सरकार है या केंद्र सरकार है वो नहीं लेने वाली है। तो नीलामी प्रीमियम वगैरह है वो भी वैसे ही मिलता रहेगा। खनिजों पे वर्तमान करों का बोझ वगैरह क्या है कि जैसे मतलब 14 प्रकार के है ना अलग अलग टैक्सेस वगैरह राज्य अपने अपने स्तर पे लगाते हैं। उसके अंदर देखो रॉयल्टी हो गया, नीलामी प्रीमियम हो गया, डेड रेंट हो गया, या फिर जिला खनिज डीएमएफ है उसमें योगदान हो गया, जीएसटी हो गया, ट्रांजिट शुल्क है। ऐसे करके बहुत सारे टैक्सेस हैं वो लगाए जाते हैं राज्यों के द्वारा। और उन टैक्सों को सिंप्लीफाई करने के लिए ये हम एक्ट लेके आए हैं, इसके अंदर संशोधन किया है, ये भारत सरकार कह रही है। ठीक है, और आपको कहीं मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों चीजें बतानी है तो आप साथ में इसके अंदर बता सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो इंग्लिश के अंदर है, आप देख सकते हो। और मंथली मैगजीन वाला है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अच्छे से मैं बना के दूंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बस ये टाइम तभी मिल पाएगा जब मैं क्या है कि ये वीकली रिवीजन हम कर पाएंगे, वीकली हमारा डिस्कशन हो पाएगा, उसी टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला आर्टिकल है, ये भारत की रक्षा शक्ति है। मतलब डिफेंस सेक्टर के अंदर ना सरकार ने क्या क्या किया है तो उसके बारे में एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल था और उसको मैंने साथ में लिया है। जैसे रक्षा बजट है, रक्षा बजट बहुत सारा बढ़ गया है, 3 गुना से ज्यादा ना रक्षा बजट बढ़ चुका है। कितने सालों में? 20 सालों में, सॉरी 12 सालों में, 20 साल नहीं है, 13-14 है और 26-27 है। ये सरकार है अपने वाली टाइम की ही बताएगी सारा। और पूंजीगत व्यय है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कि मतलब ऐसे मानो कि कोई टैंक वगैरह या फिर तेजस विमान वगैरह ये सारी चीजें हैं तो वो क्या है पूंजीगत व्यय के अंदर जाती हैं। और प्रशासनिक व्यय है तो उसको अलग माना जाता है। ठीक है, तो आधुनिकीकरण है, उसको आधुनिकीकरण के अंदर कितना खर्च किया है? 2.3 गुना हमारा बढ़ गया है ये कह रहे हैं। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर 3 गुना बढ़ चुका है। और इसका निर्यात वगैरह है, उत्पादन देखो, उत्पादन कितना सार्वजनिक क्षेत्र है तो वो 76% है सार्वजनिक क्षेत्र कर रहा है और बाकी है निजी क्षेत्र कर रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी भागीदारी अभी भी ज्यादा है। और निर्यात में उछाल, निर्यात देखो 56 गुना उछल गया है। कितनी ड्रास्टिक चेंज है कि 56 गुना निर्यात है पिछले 12 सालों के अंदर बढ़ गए हैं। अलग अलग देश हैं जैसे मतलब आपने देखा होगा कि वियतनाम वगैरह है, यहाँ पे अलग अलग देशों के अंदर हम भेज रहे हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र की भागीदारी, अब निर्यात के अंदर क्या है निजी क्षेत्र की भागीदारी है वो अच्छी है ये बता रहे हैं। तो देखो देखो 80 से ज्यादा देश हैं वहां पे है ना निर्यात वगैरह हम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये हाईलाइट करना रह गया था कि हम 80 से ज्यादा देशों के पास में जो रक्षा क्षेत्र वाले जो उपकरण है हमारे वो भेज रहे हैं, ये आप नोट करना साथ में। फिर निजी क्षेत्र की भागीदारी है, देखो निर्यात के अंदर निजी क्षेत्र 45% है, लगभग 50% तक ना निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ चुकी है। अब भविष्य का लक्ष्य क्या है कि 2029 तक वार्षिक रक्षा का उत्पादन है उसको हम 3 लाख करोड़ करेंगे और निर्यात को 50,000 करोड़ करेंगे। ये हमारा 2029 तक का लक्ष्य है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये रक्षा के बारे में एक साथ में दे रखा है, थोड़ा और आगे है उसको भी हम देखेंगे। जैसे देखो अनुसंधान विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी है ना बहुत सारी बढ़ोतरी की है, ये सब बता रखा है। उसके बाद में रक्षा परीक्षण पोर्टल है ये। ठीक है, तो डीआरडीओ की जैसे मतलब परीक्षण की वो लेबोरेटरीज वगैरह ये होती हैं तो उसके अंदर निजी क्षेत्र वाले जाके परीक्षण वगैरह कर सकें उसके लिए क्या है कि रक्षा परीक्षण पोर्टल है ये है। ठीक है, तो घरेलू निर्माता है उनके लिए, जो स्वदेशी तौर पे बनाना चाहते हैं उनके लिए है। फिर आईडीएक्स है, आईडीएक्स हो गया या फिर अदिति योजना है। ये क्या है कि जो नई टेक्नोलॉजीज वगैरह है तो उसको लाने के लिए पैसा वगैरह वित्तीय सहायता वगैरह ऐसे प्रदान करने के लिए ये दोनों एक साथ में ही आप लिख लेना, चाहे आईडीएक्स है और अदिति योजना है ये दोनों ही। ठीक है, तो जैसे स्टार्टअप वगैरह हो गए, एमएसएमई हो गए, उनको शामिल करने किया गया है। ठीक है, और उनको क्या किया जाएगा नवीन रक्षा प्रौद्योगिकी को तेजी के अंदर ना या वित्तीय सहायता वगैरह देना, ये ना इनका काम होगा। नवीन मतलब एमएसएमई और या स्टार्टअप है तो ये नए काम करेंगे, वैसे तो एमएसएमई तो नहीं स्टार्टअप तो करते ही हैं, और वित्तीय सहायता इसके अंदर मेनली दी जाती है। फिर उसके बाद देखो प्रौद्योगिकी विकास कोष है, इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, मतलब 5-10 बार पढ़ चुके होंगे। टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन फंड है ये, है ना, डेवलपमेंट फंड है, टीडीएफ है, सॉरी ये टीडीएफ है, सॉरी
टीएफ नहीं है, टीडीएफ है, ये प्रौद्योगिकी विकास कोष है। तो इसके अंदर क्या है कि 50 करोड़ तक की है ना अनुदान वगैरह देने की है ना बात की गई है। रक्षा तकनीक के अंदर 50 करोड़ तक हम अनुदान देंगे, कोई भी यदि स्टार्टअप वगैरह शुरू करना चाह रहा है तो, महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक विकास करना है तो। ठीक है। फिर उसके बाद में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। तो ये क्या है कि सारी जो भी डिफेंस की जितने भी वो प्रोसेस वगैरह होती हैं, या फिर अधिग्रहण वगैरह करना होता है बाहर से, हम जैसे मतलब राफेल वगैरह करना है, तो सबसे पहले ये है डीएसी है, इसी के पास में जाता है। तो ये क्या है कि डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए हुए जितने भी भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित जितने भी चीजें हैं, तो उनके लिए क्या है कि 6 लाख करोड़ से अधिक की आवश्यकता की स्वीकृति दी है। आवश्यकता की स्वीकृति मतलब ये एओन है। एओन क्या होता है कि ये शुरुआत के अंदर ही, जैसे मतलब एक्विजिशन करना है, किसी अधिग्रहण वगैरह करना है किसी मतलब प्रौद्योगिकी का या फिर किसी उपकरण का जो रक्षा के क्षेत्र के अंदर है, तो सबसे पहली स्टेप है ये एओन है, ये प्रदान करने के साथ में ही होती है। और ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, तो ये कह रही है कि इन्होंने 6 लाख करोड़ से ज्यादा की आवश्यकता वाली चीजें हैं तो इनका अधिग्रहण वगैरह करने की मंजूरी दी है। फिर उसके बाद में प्रमुख स्वदेशी अधिग्रहण वगैरह भी किया है। जैसे मतलब तेजस हो गया, है ना, प्रचंड हेलीकॉप्टर है, ये स्वदेशी अधिग्रहण हमने किए हैं। और जो मतलब रक्षा क्षेत्र के अंदर अभी काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब मतलब सेना के पास में पहुंच चुके हैं। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां हैं। इसमें क्या है कि अलग अलग जो स्वदेशीकरण की सूचियां हैं कि अलग अलग मतलब स्वदेशी जो सामान है तो उनको बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर ही, और उसकी सूचियां वगैरह दे रखी हैं कि जैसे 10 सूचियां हैं, इसके अंदर डीएमए और डीडीपी है, उसकी अधिसूचित की गई है। तो आयात पे रोक है कि मतलब इनके ऊपर ये चीजें हैं तो ये आयात नहीं कर सकोगे, स्वदेशी ही चीजें होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां हैं, तो इसको हमने लागू किया है कि हम आयात नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम बनाने की ही कोशिश करेंगे यहाँ पे। एक सृजन पोर्टल है, ये क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे वेंडर वगैरह होते हैं जो इंडिया के जो स्वदेशी उत्पादक वगैरह हैं, तो उनके द्वारा ही है ना इसको किया जाता है। मतलब उनको एक साथ में लाया जाता है कि एफडीआई वगैरह कहाँ करनी है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सृजन पोर्टल के ऊपर है। ठीक है। और एफडीआई सीमा को बता रखा है कि ऑटोमेटिक रूट से कितना कर दिया है, 74% हमने कर दिया है, और सरकारी मार्ग से 100% कर दिया है। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि ऑटोमेटिक रूट है इससे 74 और सरकारी मार्ग से 100%। ठीक है। अब जैसे सामरिक और तकनीकी उपलब्धियां वगैरह की सेना ने क्या क्या काम किए हैं, मिसाइलें कौन कौन सी हैं, डीआरडीओ ने क्या किया है, नौसेना ने क्या किया है, ये सब चीजें हम आराम से पढ़ चुके हैं, पहले अलग अलग जगह आ चुकी हैं। इनको एक साथ में दे रखा है, जैसे रुद्रम हो गया, या फिर देखो कि ये देखो नीलगिरी, वाक्षीर, स्टील फ्रिगेट, ये सब महेंद्रगिरी, ये सब है ना हम कर चुके हैं। और हाल फिलहाल के अंदर कौन कौन सी स्वदेशी चीजें हैं, जैसे इनके अंदर देखो 75% स्वदेशीकरण है इनके अंदर। ठीक है, वाक्षीर वगैरह इनके, तो ये हम कर चुके हैं आराम से। इनको वैसे शॉर्ट रेंज वगैरह हो गई, स्क्रैम जेट कम्बस्टर वगैरह बनाना, अलग अलग छोटी छोटी चीजें हम साथ साथ में करते आए हैं, तो आप देख लेना इनको। तो आगे चलते हैं। ये इंग्लिश के अंदर है, और ये अगला देखो, अभी हमारे 15 अगस्त का प्रोग्राम था, तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उन्होंने क्या है कि बहुत सारी एक मिनी बजट टाइप में ऐसा कुछ पेश कर दिया जाता है, या भारत का अगले कुछ साल हैं तो उस टाइम पे हम कैसे करेंगे। देखो हमारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, और उसके तहत क्या है कि भारत सरकार अलग अलग चीजें इस तरीके से निकालती रहती है, और उन्हीं लक्ष्यों के साथ में कुछ ऐड करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जैसे ही 15 अगस्त आता है उस टाइम पे एक मिनी बजट टाइप में निकालते हैं। और कुछ कुछ चीजें उनके अंदर ऐसी होती हैं कि कुछ भविष्यगामी होती हैं कि ऐसे सोचते हैं, लेकिन कुछ जो घोषणाएं हैं वो अच्छी अच्छी, ऐसे हाथों हाथ जो लागू होने वाली ऐसी योजनाएं वो भी लागू की जाती हैं। ठीक है। तो अब क्या कहा गया है इसके अंदर कि 1 करोड़ युवाओं के लिए हम एआई का कौशल प्रशिक्षण देंगे। ये एक तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। 1 वर्ष के अंदर 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल दिया जाएगा। उसके बाद में निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क है, जो गरीब लोग हैं तो उनके लिए निशुल्क जो कोचिंग वगैरह दी जाती है, तो वो हम अलग अलग चीजों के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हम देंगे। ठीक है। निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की गई है। उसके लिए डीपीआई वगैरह उपलब्ध करवाना, या फिर ना उपलब्ध प्रतिभा या शिक्षक है तो उनको तैयार करना, ये सारे काम हम करेंगे। हाँ, जैसे जैसे इनको लागू किया जाएगा वैसे वैसे हम देखते रहेंगे, लेकिन ये ऊपर ऊपर से है, आप कहीं भी इसको कोट कर सकते हो अपने आंसर्स वगैरह में। अब देखो खेल और प्रतिभा खोज, इसके अंदर कहा गया है कि 2036 तक का, 2036 ही था शायद, है ना, तो ओलंपिक होंगे। उस टाइम पे हम क्या है कि एक अच्छा हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छी हो, हमारी मेडल टेली है उसके अंदर स्थान अच्छा हो। तो उसके लिए क्या है, 5 से लेके 15 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनका अलग अलग गाँवों के अंदर जाके, शहरों के अंदर जाके उनका प्रतिभा का पता लगाया जाएगा। जैसे ग्राउंड के अंदर, स्कूलों के अंदर, अलग अलग जगह पे जाके, और उनको खोजा जाएगा और उसके उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। तो 5 से लेके 15 साल के तक के बच्चे हैं, उनकी खेल प्रतिभा है उनको पहचाना जाएगा। ठीक है।
अभी एक जैसे रणजीत बजाज जी थे, तो वो क्या है कि जैसे फीफा के लिए ऐसे बात कर रहे हैं कि 2036 के अंदर हम ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो अगली फीफा की नहीं, ओलंपिक की बात के लिए ना ये काम चल रहा है। ठीक है, तो चयनित बच्चों को है ना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये सब बातें तो हमने कर ही ली हैं। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके लिए क्या क्या है कि डिफेंस सर्विस है तो उनके लिए युद्ध का बदलता स्वरूप। अभी क्या है कि युद्ध की सीमाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ सीमाओं पे नहीं होता है कि साइबर वॉरफेयर वगैरह, ये बहुत सारी चीजें साथ में चलती रहती हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग हो रही है। अब देखो कि अलग अलग टाइम पे जैसे रिफाइनरी वगैरह है तो उन पे भी ना ये कर दिए जाते हैं, हमले कर दिए जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, डेटा केंद्र है उन पे यदि हमला किया जा सकता है, कारखानों पे हमला किया जा सकता है। ऐसे क्या है कि साइबर वॉरफेयर वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो अभी युद्ध का तरीका अलग हो चुका है। तो सुरक्षा नेटवर्क है तो इसको हम बुनियादी ढांचे को ना हम अच्छा करेंगे कुल मिला के। अब उसको प्रभावित करता है लेकिन इसको अच्छा किया जाएगा, उसके लिए इन्होंने बताया कि नेटवर्क बनाएंगे हम। सशक्त नागरिक सुरक्षा नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा, कि नागरिकों की सुरक्षा है तो सिविल डिफेंस नेटवर्क, कि जो सीमा पे यदि कोई नागरिक वगैरह जैसे मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वगैरह इसीलिए तो चल रहा है ये, कि वहाँ के जो नागरिक हैं तो उनको सशस्त्र सशस्त्र बलों के साथ में ट्रेनिंग वगैरह देके और सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। तो प्रौद्योगिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इसके लिए क्या है कि जैसे 8 नए सेमीकंडक्टर संयंत्र हैं ये शुरू किए जाएंगे, और 3 नए सेमीकंडक्टर तो अभी शुरू किए जा चुके हैं, और 8 अगले 5-7 साल के अंदर ये कह रहे हैं कि हम और करेंगे। तो ठीक है, और परमाणु ऊर्जा क्षमता ये हम कई बार कर चुके हैं कि 100 गीगावाट है तो इसकी क्षमता के हमारा लक्ष्य है, और एआई चिप वगैरह ये किया जाएगा 2047 तक, हमें ये करना है 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता। और अभी क्या है कि 5 नए परमाणु रिएक्टर वगैरह ये करने की योजना चली रही है। हम देखा भी था कि स्वदेशी विदेशी कौन कौन से हैं, उनके अंदर लिस्ट के अंदर था वो सारा। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है तो उसकी परमाणु प्रौद्योगिकी है वो हमारे पास में आ चुकी है, और अब जैसे मतलब हम थोरियम वगैरह इससे भी है ना आगे हम कर पाएंगे बाद में। अब देखो महिला सशक्तिकरण है, जैसे 6 करोड़ लखपति दीदी है तो उनका नया लक्ष्य वगैरह है। तो पहले पहले तो हमारा लक्ष्य था कि 3 करोड़ होंगे लखपति दीदी, लेकिन अब उसको बढ़ा के 6 करोड़ का हमारा लक्ष्य हो चुका है। तो ये सारी चीजें अभी जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था उसके अंदर इन्होंने बताया है। ठीक है, तो हमने लगभग इसके एक क्रक्स टाइप में ऐसा देखा है। अब देखो इसका एक लास्ट के अंदर एक चीज और आएगी, तो वो हम साथ में देखेंगे। अब देखो विनिर्माण में आत्मनिर्भरता है, तो उसके बारे में एक अगला आर्टिकल है। और ये क्या है कि आज हेडिंग वगैरह ये सारा चीजें या फिर क्वेश्चन बनाने का ये टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए। तो देखो एक जैसे सप्तधारा करके है, तो एक इनिशिएटिव सरकार ने बताया है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अगले लास्ट के अंदर वो आ गया है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी 15 अगस्त वाले जितनी भी थी जो हमारे स्वतंत्रता दिवस वाला, तो उस टाइम पे वो था, उसके साथ में हम उसके अलावा ये चीज और देख लेते हैं कि पिछले 12 सालों के अंदर हमने कौन कौन से क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम किया है। विनिर्माण क्षेत्र के अंदर हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो इसके बारे में ये बता रखा है। देखो रक्षा उत्पादन है तो हमारा 4 गुना बढ़ गया। ये कोई भी एग्जाम एग्जाम के अंदर कोई भी जो पेपर है उसके अंदर आप कहीं भी यूज में ले सकते हो, क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर 7 गुना बढ़ गई है। खादी और ग्राम उद्योग है इसके अंदर 5 गुना बढ़ गई है। ये गुना गुना थोड़ा सा आप याद रखोगे तो आपको क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन के अंदर जैसे आप आंसर लिखोगे उसके अंदर थोड़ा वेटेज आ जाएगा। अब अगला है कि रेलवे कोच वगैरह, आधुनिक रेलवे कोच हैं उनका उत्पादन 21 गुना बढ़ गया है, कि हमने एलएसबी वगैरह है इनको हमने शुरू कर दिया है। फिर डिजिटल इंडिया और नवाचार, डिजिटल इंडिया और इनोवेशन के लिए हमने क्या किया है कि 4 गुना पेटेंट वगैरह है। उपभोक्ता इंटरनेट उपभोक्ता है तो ये 4 गुना बढ़ गए हैं, पेटेंट वाले भी 4 गुना बढ़ गए हैं, ये दोनों ही 4 गुना है। फिर देखो डिजिटल लेन देन है वो 100 गुना बढ़ गया है। 2014 से लेके मतलब पिछले 12 सालों के अंदर कितना 100 गुना डिजिटल लेन देन बढ़ चुका है। अब बुनियादी सुविधाएं अवसंरचना बेसिक एमिनिटीज वगैरह है वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये सारी चीजें हैं कि मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत कितना है, शौचालय वगैरह कितने बने हैं, वो सारा डेटा है वो एक साथ के अंदर इसमें दे रखे हैं। तो आप थोड़ा पॉज करके देख सकते हो इसके अंदर, जैसे कनेक्शन का 6 गुना ये डेटा है कुल मिला के, वो इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा और विविधीकरण है, एनर्जी सिक्योरिटी है, उसके लिए जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये हम पहले कर चुके हैं, अभी जस्ट पिछली स्लाइड के अंदर भी किया था, उन्हीं चीजों को लगभग बता रखा है। सौर ऊर्जा के बारे में हम थोड़े दिन में किया है पहले, 160 गीगावाट तक हमारी पहुंच गई है ना सौर ऊर्जा। और पीएम सूर्य घर बिजली योजना है उसके जो 50 लाख से अधिक परिवार हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं। और तेल गैस है तो उसके बारे में भी हमने बात की थी कि जो अन्वेषण वगैरह है डीप सीज के अंदर, जैसे मतलब ईजेड का जो एरिया है उसके अंदर कुल मिला के नो गो एरिया था पहले, 99% है ना वहां पे प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन अब क्या है कि गो अहेड एरिया उसको घोषित कर दिया गया है, तो हम तेल वगैरह निकालने के लिए अन्वेषण वगैरह ज्यादा कर सकते हैं अब। तो ये हम कर चुके हैं पहले भी। अब
इसके अंदर लास्ट वाले में तो गैस वितरण वगैरह है कि इतने इतने घरों तक पहुंच गई है, ये तो इतना डेटा काम का नहीं है। थोड़ा गुना गुना वाला या फिर कितना परसेंटेज तक है, थोड़ा सा जैसे आपको लगता है कि हम मैं याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उतना आपको करना है। अब देखो, उभरते क्षेत्र हैं, सेमीकंडक्टर या क्रिटिकल मिनरल है, उनके बारे में बता रखा है। हाँ, इसके अंदर क्या है, हाँ वही है, उसी के साथ में ही है आगे, उसी क्रम के अंदर है कि पिछले 12 सालों के अंदर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर क्या क्या काम किए हैं वो एक साथ में दे रखे हैं। तो देखो, उभरते क्षेत्र है सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल। इसमें क्या है कि सेमीकंडक्टर है तो चिप्स का निर्यात हमने आरंभ कर दिया है, ठीक है। चिप बनाने के लिए 3 थे सेमीकंडक्टर वाले, फिर उसके बाद में उसको 8 तक है ना, अब लेके आएंगे, 8 नए नए और करेंगे 5-7 साल में। फिर उसके बाद में जैसे महत्वपूर्ण खनिज है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसके बारे में हम बात कर सकता हूँ कि भाई महत्वपूर्ण खनिज गलियारा है, तो ये कहाँ पे था, ये मेरे को थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख लिख के बताओगे। कमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि महत्वपूर्ण खनिज गलियारा है, क्रिटिकल मिनरल्स का कॉरिडोर है, वो कहाँ पे है, ठीक है। उसकी घोषणा अभी बजट के अंदर की थी, वो मैंने अभी बताया था आपको। तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन है, ये भी शुरू किया गया है महत्वपूर्ण खनिज के लिए। फिर उसके बाद में लगभग पूरी विद्युतीकरण, मतलब विद्युतीकरण क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन है तो 30% ही था पहले, और अभी लगभग 100% हो गया है। पूरा 100% नहीं कहा है इन्होंने, लगभग 100%। आप भी लगभग ही लगाओगे यदि आंसर वगैरह लिख रहे हो उसके अंदर। अब मेड इन इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन है, इस पे काम शुरू हो चुका है, ठीक है। अभी हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि मतलब ये कहाँ से, सोनीपत से था, मैं भूल गया थोड़ा सा। हाँ, तो ये था हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में हमने किया था कि हरियाणा के अंदर ही चल रही थी ये, ठीक है। तो रक्षा निर्यात है, इसमें 50 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। फिर शिक्षा वगैरह है, तो इसके अंदर क्या क्या किया है, नवाचार वगैरह के अंदर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब प्रोग्राम वगैरह हमारे चल रहे हैं। नए अवसर वगैरह है, तो एआई के अंदर स्किल वगैरह दे रहे हो, जैसे फ्यूचर स्किल वाला हमने देखा था अभी। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, तो आप देख सकते हो। फिर एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या है, एग्रीकल्चर में देखो कि उर्वरक वगैरह है, तो उसके अंदर सब्सिडी वगैरह हम दे रहे हैं, डीएपी वगैरह के अंदर इतना मिल रहा है, ये सब है ना, इतने बहुत कम कम रुपए के अंदर हम उर्वरक वगैरह किसानों को दे रहे हैं। स्वामित्व योजना है, इसके बारे में बता रखा है कि इतने परिवार जुड़ चुके हैं। फिर उसके बाद सामाजिक सुरक्षा है, उसके अंदर बता रखा है आयुष्मान भारत, लखपति दीदी, ये वाली स्कीम स्कीम अलग अलग चीजें हम बहुत सारी बार कर चुके हैं, और इनको पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज आती है उनके साथ में भी हम करते हैं। तो ये नया डेटा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, वो पुरानी वाली चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। और हमने लगभग सब चीज़ों के बारे में ना, अब ये है कि पिछले जो 12 साल थे उसके लिए अलग अलग हमने आर्टिकल देखे हैं, और ये इसका एक कंपाइलेशन टाइप में था, वो मैं आज इसलिए लेके आया था। और उसके बाद में जैसे ही हम वीकली वाला शुरू करेंगे तो उसके अंदर बहुत नई नई चीज़ें तो होंगी, उनको हम कवर करेंगे। और इनके अंदर भी यदि कुछ ऐसे लगा मुझे कि भाई हाँ ये वाली चीज़ है तो ये आपको बतानी चाहिए, तो मैं साथ साथ में बताता रहूंगा आपको। और मेंस का तो रहेगा ही, प्री का भी मेंस का भी, दोनों का साथ में रखूंगा। अब देखो अगला है, ये है डीएलआई योजना। डीएलआई स्कीम है, तो उसके तहत क्या है कि एक वीईजीए माइक्रो प्रोसेसर है, इसका उपयोग करके निर्मित ब्रॉडबैंड चिप विहान। देखो ये विहान एक माइक्रोचिप टाइप में अभी एक प्राइवेट कंपनी है, इसका नाम है अहिसा करके नाम है, यहाँ पे शायद दे रखा है नहीं दे रखा है मुझे नहीं आइडिया। लेकिन क्या है कि ये विहान माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि देखो, माइक्रो प्रोसेसर तो वीजीई है, वीईजीए वेगा करके, ये तो माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि जैसे कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग वगैरह करना या फिर उनको प्रोग्राम को रन वगैरह करना, ये सारे काम है माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। और ये क्या है, विहान, विहान एक चिप है, ये जैसे में सेमीकंडक्टर चिप है तो वो है ये। और सेमीकंडक्टर चिप ये होलिस्टिक तरीके से बनाई हुई है कि जैसे मतलब इसके अंदर ये है कि मान लो कि आपको ग्राफिक कार्ड अलग चाहिए होता है, या फिर म्यूजिक वाला कार्ड अलग चाहिए होता है, या फिर बहुत सारी चीजें जो अलग अलग चिप वगैरह उनके लिए लगाई जाती हैं, उनको सभी को एक साथ में कंबाइन करके और एक विहान चिप टाइप में ऐसे बनाई है, जो क्या है कि ब्रॉडबैंड वगैरह के अंदर काम करेगा, ठीक है। तो ये ब्रॉडबैंड है, ये BAND, हाँ तो ब्रॉडबैंड है, तो इसके अंदर काम करेगा। तो उसके लिए क्या है, एक कंपनी है, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने इसका मतलब सफल परीक्षण वगैरह किया है विहान नाम से। ये आपको याद रखना है कि विहान है, और उसकी कंपनी का नाम क्या है वो याद रखना है, अहिसा। और उसके अलावा डीएलआई स्कीम है, उसके द्वारा है ना इनको समर्थन वगैरह भी दिया गया था, ये बता रखा है, ठीक है। जैसे पीएलआई स्कीम है उसी तरीके से डीएलआई स्कीम है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है। तो ये अहिसा डिजिटल इनोवेशन है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है कि मैं यहाँ पे बता सकूं कि इसको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। वेगा माइक्रो प्रोसेसर है, इसका यूज में लिया जाएगा। और विहान, ये सिलिकॉन चिप निर्माण करने का प्रथम चरण के अंदर इन्होंने सफलता प्राप्त कर दी है, मतलब पहले ही चरण के अंदर ये इन्होंने सफलता हासिल कर ली कि ये विहान जो चिप है, सिलिकॉन चिप है, तो ये अच्छे से काम कर रही है। देखो इसके अंदर ये बता रखा है कि 50% का योगदान है ना, जैसे मान लो आपको चिप वगैरह बनानी है, तो 50% काम तो क्या होता है, चिप डिजाइन का काम होता है, डिजाइन का, है ना।
और 50% काम होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, बांटना, भेजना, वो सब करना, उनको टेस्टिंग वगैरह करना, वो सब। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वो 50% होती है बाकी की। तो डिजाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो डिजाइन है वो इन्होंने किया है। ठीक है, अब ये क्या है कि बनाएंगे वगैरह वो दूसरी जगह बनाएंगे, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता रखा है। तो देखो 15 से 35% हिस्सा है ना, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ मटेरियल वगैरह है, ये आपके काम का नहीं है। फिर डीएलआई योजना है, तो डीएलआई डिजाइन लिंक इंसेंटिव है, तो ये स्कीम है, इसके तहत इनको लाभ मिला था। अब इसके अनुप्रयोग वगैरह कहाँ पे हो सकते हैं, ये थोड़ा सा आप देखना कि देखो जितने भी एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, या फिर ना मशीन लर्निंग, ये जितनी भी चीजें हैं उन सब के अंदर ये काम आ सकती है। जैसे एरोस्पेस के अंदर काम आ जाएगा, ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, आईओटी के अंदर, एआई कैमरे वगैरह है, रक्षा है। ठीक है, फिर उसके बाद में दूर संचार उपकरण वगैरह है, इन सब के अंदर ये काम आ जाएगा। जो भी साइंस के अंदर लगभग चीजें ऐसी होती हैं कि आप जितनी भी चीजों के अंदर इसको काम में ले सकते हो, वहां वहां ले सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि इसके लिए अहिसा के बारे में बता रखा है, विहान के बारे में बता रखा है, फंडिंग वगैरह कौन दे रहा है वो बता रहा है। और उसके अलावा दूसरी कौन कौन सी जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके बारे में बता रखा है। इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग वाला जो कंपनी थी उसका ही नाम याद रखेंगे कि उसका नाम था अहिसा। ठीक है, और इन्होंने छोटे छोटे काम किए हैं उनके बारे में थोड़ा बता रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, ये आरएसवीसी अमृत, इसके बारे में है। देखो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं के इलाज करने के लिए अभी क्या है कि एक प्रिंसिपल ये एडवाइजर है, वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय है। तो इनको क्या है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो इन्होंने क्या है, पहले तो RUTAG, ये टेक्नोलॉजी ग्रुप टाइप में इस तरीके से रूरल सेक्टर के लिए कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये बनाया था। अब ये क्या है कि कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र की कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित समस्याएं, जैसे मान लो कि जल ग्रहण क्षेत्र है तो उसको सही करना है, या फिर वाटर मैनेजमेंट है उसको सही करना है, या फिर ये मानो कि आपको अपने क्षेत्र के अंदर कुछ कचरा वगैरह है तो उसका निपटान वगैरह करना है, या फिर और भी बहुत सारी समस्याएं गाँव के अंदर चलती रहती हैं, आवास योजना से संबंधित हो गई, या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई, बहुत सारी जो समस्याएं हैं। तो ये आयु टैग है, तो ये क्या है कि ये इनकी समस्याओं का समाधान करता है। समाधान करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह बनाता है। अब बनाने के बाद में इनको क्या है कि एक लैब टू लैंड, लैब से लेके और लैंड तक ये पूरी टेक्नोलॉजी है, ये कभी भी आ नहीं पाती है। तो रूरल सेक्टर के अंदर लैब से लेके और लैंड तक, मतलब भूमि जो ग्रामीण भूमि है वहां तक वो लैब पे बने हुए उत्पाद हैं या फिर कोई टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ तक लाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, RSVC अमृत, इसको लॉन्च किया गया है। RSVC का तो मतलब यही है कि भाई देखो किस किस के साथ में शुरू किया गया है वो देख लो, तो आप पहले तो कि नाबार्ड है और OPS है, मतलब भारत सरकार का जो वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय है, इन दोनों के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। ये है रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर, ये एक सेंटर टाइप में इस तरीके से बनेंगे। और वहां पे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं वगैरह होंगी उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये सब कैसे किया जाए, उसके लिए ये सेंटर वगैरह हर एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बनाए जाएंगे। अब क्या है कि ये डिजिटल रीड वगैरह है, तो ये अमृत प्लेटफॉर्म है, तो ये एक डिजिटल रीड टाइप में होगी। ये इनके जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वगैरह कैसे करना है, या फिर टेक्नोलॉजी है तो उसको जो डिजिटल तरीके से कैसे है ना हैंडल करना है, तो उसके लिए क्या है, डिजिटल रीड है वो क्या है, अमृत है। ठीक है, तो ये RSV है तो इसका नाम है रूट स्मार्ट विलेज सेंटर है, और ये अमृत है तो ये अमृत क्या करता है, डिजिटल रीड हो गई। तो ये दोनों चीजों के अंदर थोड़ा अंतर पता होना चाहिए। ये तो सेंटर है, ठीक है, और ये तो मतलब फिजिकली होंगे, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह काम कर रहा है तो वो अमृत है। तो ये दोनों मिलके, और जो लैब से लेके लैंड तक कोई टेक्नोलॉजी लेके आनी है तो उसके लिए काम करेंगे। अब देखो ये आपको ध्यान क्या रखना था, नाबार्ड OPS है, इन दोनों का है। और मुख्य विशेषताएं वगैरह, कार्य प्रणाली वगैरह, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है कि मतलब पहले भागीदारी होगी, फिर उसके बाद में वित्त पोषण वगैरह दिया जाएगा, और वो दिया जाएगा, और वो सब है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किन किन क्षेत्रों के अंदर काम किया जाएगा, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ग्रामीण उद्यम वगैरह है, इनके अंदर ये टेक्नोलॉजी है तो उनको बनाया जाएगा। फिर उसके बाद में नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा है, फिर सहायक प्रौद्योगिकी है, मतलब असिस्टिव टेक्नोलॉजीज वगैरह ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कौन सी हो सकती हैं, जल और स्वच्छता, इनसे रिलेटेड हो गया। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज के लिए ये कवर करेगा सारी। ठीक है, और ये लैंड के ऊपर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर समस्या है तो उनका समाधान करने का काम करेगा ये। ठीक है, प्लेटफॉर्म की आवश्यकता वगैरह ये बता रखी है, भविष्य का विजन बता रखा है, कोई काम का नहीं है ज्यादा, जितना था वो मैंने आपको बता दिया है, और इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब देखो एक शब्द धारा करके भारत सरकार ने, सॉरी भारत सरकार कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने 15 अगस्त के दिन लाल किले से उन्होंने ये बताया था कि शब्द धारा करके एक नई ऊंचाई देने वाली
इस शब्द धारा को नई ऊंचाई मिलने वाली है। तो शब्द धारा कौन कौन सी है? शब्द धारा के विचारधारा दी है इन्होंने कि हम इसके अंदर थोड़ा अच्छा काम करेंगे। क्या क्या है? 5 से 7 साल के अंदर हम देश की ना प्रगति इतनी अच्छी कर देंगे कि हम सोच नहीं सकते हो, मतलब जितना हमें अगले 20-30 सालों के अंदर करना था वो 5 सालों में ही करेंगे, उतना अच्छे से हमें करना है। और सप्त धारा का उन्होंने आह्वान किया है। तो ये सब धारा आप देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पावर, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर, ये 7 चीजें हैं। ये आप है ना कहीं भी मेंस के अंदर कोट कर सकते हो, ऐसे के अंदर लिख सकते हो। और इनका थोड़ा थोड़ा ये बता रखा है कि किन किन सेक्टर के अंदर, जैसे विनिर्माण वाला है तो गुणवत्ता 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 इसकी बात करते हैं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें गुणवत्ता चाहिए विनिर्माण सेक्टर के अंदर। ठीक है, और उसका इसी को ही मूल्य बताएंगे, मतलब मूल मंत्र बताया। और दोष है वो एक भी नहीं होना चाहिए, जीरो डिफेक्ट होना चाहिए इनके अंदर, जो जितने भी आप विनिर्माण सेक्टर के अंदर कुछ भी बना रहे हो उनके अंदर। और कृषि और खाद्य उत्पादन है, उसके अंदर जैसे हम पारंपरिक खाद्य है या फिर ना श्री अन्न है, जो मिलेट्स वगैरह है, इनका यूज में लिया जाएगा, इनका ज्यादा वैश्विक ब्रांड वगैरह बनाएंगे हम। और टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, इसके अंदर भी बता रखा है मेड इन इंडिया, 6G है, हर कोने में पहुंचाना, ये सारी चीजें बता रखी हैं। गति शक्ति है, रक्षा शक्ति है, हरित अर्थव्यवस्था है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है। बस आपको मेनली क्या है कि ये 7 हैं, इनको याद रखना है आपको। ठीक है, यूपीएससी के लिए भी और पीसीएस के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब प्रधानमंत्री जी की कौन कौन सी, जैसे मतलब उन्होंने क्या क्या ग्लोबल एम्बिशंस वगैरह है ना, ये कौन कौन से बताए हैं वो थोड़ा सा दे रखा है इसके अंदर। जैसे देखो कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि फॉर्च्यून 50 के अंदर है ना भारत की 50 से ज्यादा कंपनियां हो, ये मैं चाहता हूं अगले इन सालों के अंदर। ठीक है, इसी के साथ में यह है कि भाई अगले 5 से 7 साल के अंदर हम है ना अगले 50-60 साल का काम करेंगे, और उसके अंदर फॉर्च्यून 500 है, उसके अंदर 50 भारत की कंपनियां होनी चाहिए। सीट्स 5 बैंक हैं, उनके अंदर भी है ना भारत का बैंक हो बहुत। और फिर उसके बाद में उन्होंने भारतीय कानून है, फर्म रेटिंग है, और रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी भारत की आए। वो भारतीय गुणवत्ता है, गुणवत्ता के अंदर है ना मतलब अभी था ना उसके अंदर विनिर्माण सेक्टर के अंदर गुणवत्ता 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 की 3 बार गुणवत्ता की बात की है उन्होंने, तो वो है, बनाने की अपील की है। सामाजिक पहल वगैरह, जैसे 100 सप्ताह तक है ना नशा मुक्त भारत अभियान है, ये चलाया जाएगा, उसके अंदर सारे भारतीय लोग आए शामिल हों। फिर उसके बाद में महिला आरक्षण है, तो 33% है, इसके लिए सुनिश्चित किया जाए। ये क्या है कि जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग के अंदर रहे कि हाँ ये बताई हैं। हालांकि आपने सुना है तो सबसे अच्छी बात है। जनगणना में युवाओं की भागीदारी है। ठीक है, तो युवा है तो वो भाग लें, परिवारों के साथ में मदद करें, जो जनगणना करने वाले लोग आ रहे हैं तो उनकी भी मदद करें। फिर कार्य संस्कृति में बदलाव और राष्ट्र सर्वोपरि, देखो पंच प्रण थे तो उनको भी इन्होंने याद किया, ये पहले का दिया हुआ है उनका पंच प्रण है। तो इसके अंदर जैसे अ, जो संस्कृति के अंदर, मतलब आपकी अपनी संस्कृति वगैरह का विस्तार करो, 2047 तक आप सांस्कृतिक धरोहर का आप सम्मान करो, इस तरीके से था। और 2047 तक विकसित भारत बनाना, ये सब 5 प्रण के अंदर उन्होंने बताए थे। उनमें से क्या है कि स्वयं से ऊपर राष्ट्र को रखना, कर्तव्य ही पहचान करना, ये सारी चीजें हैं। इन 2 को भी इन्होंने वापस याद किया है, तो आप पंचप्रण है, इनको भी आप एक बार देखना। ठीक है, और गूगल करना, गूगल पे पंचप्रण आपको सही से मिल जाएंगे। उनको साथ में मतलब उन्हीं की 2 पॉइंट हैं वो दे रखे हैं इसके अंदर तो, लेकिन आप इनको देखना, और उनको कहीं भी आपको लगे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो उस टाइम पे आप इनको कोट जरूर करना। ठीक है, पंचप्रण, ये इंग्लिश के अंदर है। अब देखो एक छोटा सा ये लास्ट न्यूज़ है कि हमारे मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो उन्होंने क्या है कि ड्रोन डिलीवरी, पहली तिरंगे की ड्रोन डिलीवरी की थी। तो उसके लिए है, ये पीसीएस वगैरह के अंदर पूछे जा सकते हैं, छोटे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी के अंदर नहीं है, इसलिए मैं छोटा सा इसको लास्ट के अंदर दिया है। तो देखो एक दिन पहले ही वहाँ पे डाक सेवा वगैरह कहाँ से कहाँ हुआ है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना बस। ठीक है, मंडी मुख्य ये रेहदर शाखा है, यहाँ के डाक से था, और मंडी के मुख्य डाकघर से, ये रहा मंडी से लेके और रेहदर। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है दोनों जगह, तो ये आप देख लेना बस। ठीक है, कि डाक के द्वारा डिलीवरी की है, डाक के माध्यम से, ऐसे मानो कि डाक तो थी, डाक सेंटर से लेके और वहां से ड्रोन के द्वारा की गई है। ठीक है, और मेरे को आप पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों चीज़ें मेरे को बताना। ठीक है, आप लाइक करना या डिसलाइक करना, इससे मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और शायद हो सकता है हम कल ही मिलें, वरना हो सकता है कि हम अगले जो मंडे होगा तो उस टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।